हेलो बच्चों, तो आज हम इस अध्याय गति यानी कि मोशन के पार्ट 12 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम एक अलग तरीके की गति के प्रकार को समझेंगे, एक समान वृत्तीय गति, और फिर उससे रिलेटेड एक क्रियाकलाप करेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ इस वर्ड को समझा है, गति। आप गति को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, आपको दूरी चाहिए, विस्थापन चाहिए, चाल चाहिए या वेग चाहिए, और फिर त्वरण। इन सारी चीज़ों से हमने अभी तक सीखा है कि आप अगर एक वस्तु है वो सरल रेखा में गति कर रही है, तो आप उसकी गति को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। लेकिन अब हम एक और तरीके की गति को समझेंगे जिसका नाम है एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बारे में जो जिक्र था वो मैंने पार्ट 1 वीडियो में भी किया था, जहाँ पे मैंने कहा था कि गति के प्रकार होते हैं। हमें आगे मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो ये आज वो वीडियो है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों से समझेंगे वस्तु का त्वरित होना किसे कहते हैं। सोचिए जल्दी से। त्वरित होना यानी कि कब वस्तु के पास त्वरण होता है। वस्तु के पास त्वरण तब होता है जब उसका वेग चेंज होता है, क्योंकि v-u/t होता है त्वरण। यानी कि जब इस वेग में परिवर्तन होता है, पहले कुछ और वेग था, प्रारंभिक वेग, फिर कुछ और वेग हो गया, तो वेग में परिवर्तन जब होता है तो उसको हम कहते हैं कि त्वरण उत्पन्न हुआ, और समय के साथ ही हो रहा होता है। तो वस्तु का त्वरित होना यानी कि उसके वेग में परिवर्तन होना। ये चीज़ें समझना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अभी आप समझ जाएंगे। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन, अब ये सोचिए कैसे हो सकता है। देखिए, वस्तु का जो वेग होता है वो वेग इज इक्वल्स टू विस्थापन बटे समय होता है। अब जब मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेग होता क्या है, तो वेग जनरली चाल ही होती है। लेकिन चाल यानी कि दूरी बटे समय, कि कोई भी वस्तु समय के साथ कितनी दूरी तय कर रही होगी। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करते हैं तब हम वेग की बात करते हैं। इसका मतलब विस्थापन में एक दिशा जुड़ी हुई होती है, वो एक सदिश राशि होती है। जैसे हमने देखा कि चाल एक अदिश राशि होती है। तो अब जब हमने कहा था कि वेग, तो आपको याद होगा मैंने कहा था एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। यानी कि जो वेग होता है उसके पास भी चाल ही होती है। यानी कि दूरी बटे समय कह लीजिए। विस्थापन बटे समय कहने में क्या अलग है, क्योंकि वहां पे एक डायरेक्शन जुड़ जाती है। तो वेग हम परिवर्तित कर सकते हैं दो तरीके से, या तो वेग के परिमाण को चेंज करके, यानी कि चाल के परिमाण को चेंज करके, और गति की दिशा में परिवर्तन से। ये वेग का परिमाण चाल के परिमाण के कैसे बराबर है, आपको ये याद आ जाएगा जब आपको याद आएगा जब मैंने वेग के बारे में आपको कहा बताया था। एक निश्चित दिशा में चाल, वो वेग है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो चीजें जिस पे वेग डिपेंड करता है, अगर आपने दोनों में से एक चेंज कर दी या दोनों चेंज कर दी, तो आपके पास जो वेग परिवर्तित होगा, यानी कि आपके पास त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई कि वस्तु त्वरित कैसे होती है। वेग में परिवर्तन करना है तो दो तरीकों से आप कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। तो अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जिसमें वस्तु के वेग का परिमाण तो नहीं बदल रहा है। यानी कि वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वेग चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसका परिमाण बदल रहा है। लेकिन उसकी दिशा बदलने से, वेग की दिशा, जो वेग में एक डायरेक्शन का फैक्टर होता है, अगर वो चेंज हो रहा है, तो फिर एक ऐसा एग्जाम्पल, मतलब गति हो रही होगी, उसका एग्जाम्पल आपको सोचना है। तो उसका एग्जाम्पल है एक समान वृत्तीय गति। मतलब एक समान वृत्तीय गति का नाम एक समान क्यों है अभी आप समझेंगे, क्योंकि वस्तु के वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है, इसका मतलब चाल नहीं बदल रही होगी। क्योंकि वस्तु के वेग का परिमाण, मैं कह रही हूँ ना, जब मैंने आपको कहा था कि वेग एक निश्चित दिशा में चाल है, वेग बराबर चाल प्लस दिशा, तो वो जो चाल है वो वेग का परिमाण होता है और वो नहीं बदल रहा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जहां पे वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है यानी कि चाल सेम है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कैसे ये सेम है, तो समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। मान लीजिए कोई बंद पथ है, कोई मार्ग है, जैसे मान लिया आयताकार पथ है। ठीक है, आपकी एग्जाम बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस पर एक एथलीट दौड़ता है, मतलब ऐसा एक ट्रैक ले लीजिए, उस पर एक एथलीट दौड़ता है, वो दौड़ना स्टार्ट करता है। मान लीजिए कि वो ऐसे दौड़ता है कि डी से वो ए की तरफ जा रहा है, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से वापस डी, और फिर वो ऐसे से जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि जब वो इस आयताकार पथ पर दौड़ रहा होगा, तो एक समान चाल से दौड़ रहा है, ये मैंने आपको कंडीशन दे दी। एक समान चाल से मतलब कि जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा हो तो भी उसकी चाल सेम है। मान लिया 4 मीटर पर सेकेंड है, फिर यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो जब वो 4 4 ऐसे, जब वो डी से ए तक जाएगा, तो एक के बाद उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो पथ पर कैसे बने रहेगा, है ना। तो डायरेक्शन जब वो चेंज करता है तो उसकी चाल हो सकता है कि थोड़ी बदल जाए। तो उसको करने के लिए मान लिया कि वो यहाँ से, यानी कि जब वो डी से ए तक जाते जाते इस पॉइंट पर जल्दी से इधर मुड़ जाता है बी की तरफ, कि उसकी चाल एक समान रहे। तो इतना मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एथलीट है, मान लेते हैं कि उसकी चाल जो है वो सेम है। ठीक है, यानी जो वेग का परिमाण है वो सेम है।
तो अच्छा, इस रास्ते में उसको कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी? 4 बार। क्यों? एक बार वो ऐसे जाएगा तो यहाँ पे बदलनी पड़ेगी, फिर इधर मुड़ना पड़ेगा, ऐसे जा रहा था तो इधर मुड़ना पड़ेगा दूसरी बार, फिर इधर मुड़ना पड़ेगा तीसरी, और फिर इधर चौथी, मतलब 4 बार। जब वो यहाँ से भी तो इधर वापस ऐसे करेगा, तो 4 बार उसको डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। ठीक है, कि इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर, इधर, ऐसे 4 बार उसको डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। अगर मान लिया कि मैंने एक चक्कर पूरा करने में 4 बार दिशा बदलनी पड़ रही, मान लिया इसमें मैंने ऐसा कुछ पथ बना दिया। अब वो आयताकार पथ पर नहीं है, वो इस पथ पर दौड़ता है जिसकी भुजाएं आपके पास कितनी है? 6 हैं। 6 भुजाएं हैं, बराबर भुजाएं। तो उसको कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी फिर? अगर वो एक समान चाल से ही दौड़ रहा हो, और उसको कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी? 6 बार। देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे करनी पड़ेगी डायरेक्शन चेंज। अब अगर मान लिया मैंने इसको ये अष्टभुजाकार कर दिया, 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार भुजाएं, 8 भुजाएं कर दी, तो उसको 8 बार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। देखिए, पहले 4 भुजाएं, तो 4 बार पूरा एक चक्कर पूरा करने में उसको 4 बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे 8 बार करनी पड़ रही है। अब अगर मैं ऐसे भुजाएं बढ़ाते जाऊं, यानी कि अनिश्चित रूप से भुजाओं को बढ़ा, मैं ये चीज़ समझा रही हूँ आपको जो आपकी बुक में लिखी है, और इससे आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ आने वाली है, तो इसलिए ध्यान से समझिए इसे। तो अगर हमने ऐसे जैसे मैंने 6 से 8 की भुजाएं, 4 से 6 की, 6 से 8 की, इसके बाद में और सारी भुजा, इन ये जो एक भुजा है, जैसे ये एक भुजा थी, इसी को तो छोटा छोटा कर करके फिर ये बनाए, फिर इसकी एक भुजा को छोटा करके ये बनाए, ऐसे हर एक भुजा को अगर मैं छोटा करूं ताकि भुजाओं की संख्या बढ़ जाए, तो आपको मिलेगा कि आप एक भुजा को जब आप छोटा छोटा करेंगे तो वो आपको एक बिंदु के रूप में मिल जाएगा। और फिर आपका जो वो पथ है, यानी कि ये छोटा, फिर ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, छोटा छोटा करके वो आपको ऐसा दिखेगा, एक वृत्ताकार पथ दिखेगा। तो यहाँ पर हर एक पथ पर आपने देखा होगा कि चाल सेम थी, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे भी चाल सेम होगी, क्योंकि आपने भुजाओं की संख्या को बढ़ाया है, और वो फिर आपको बिंदु मिला, फिर ऐसे ऐसे बिंदुओं को जोड़ा तो ये वृत्त मिल गया। तो इस पूरे वृत्त में भी इसका मतलब ये है कि जो भुजाओं की संख्या तो आपने छोटी छोटी कर दी, तो इस पूरे वृत्त में भी इसका मतलब ये है कि जो चाल है वो सेम रहेगी, और गति की दिशा बदलनी पड़ेगी बस उस वस्तु को। तो यानी कि एक समान चाल, यानी कि जो वस्तु के वेग में जो वेग का परिमाण यानी कि चाल, वो तो सेम है इसमें भी, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इस वाली गति को, जो ऐसी गति होती है जिसमें चाल एक समान हो पर डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, डायरेक्शन क्यों चेंज करनी पड़ी? जैसे देखिए, ये एरो ऐसा है, इस एरो का मतलब भी यही है कि ये इधर से इधर जा रहा, ये इधर से इधर। आपने परावर्तन वाले केस में ये रे डायग्राम में ऐसे देखे होंगे कि ऐसा एरो का मतलब क्या है, तो ये ऐसे गति कर रहा है, ऐसा इधर है ना दो मुंह, तो ये ऐसे गति कर रहा है। तो जब वो ऐसे गति कर रहा होगा, इस पॉइंट पे उसको सीधे जाना चाहिए था, पर उसे गति की डायरेक्शन इधर करनी पड़ रही। इस पॉइंट पे उसको सीधे जाना चाहिए था, पर वो इधर मुड़ जा रहा, क्योंकि उसे वृत्ताकार पथ पर गति करनी है। तो बस आपको ये समझना है कि एक समान चाल से दौड़े लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये हम समझ गए। इस वाली गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, कैसे आई गति, मतलब कैसे हमने समझा, वो चीज़ आप याद रखिएगा बस। ठीक है, तो अब अगर मान लिया कि ये वृत्तीय गति थी, अगर इस वृत्तीय गति में, मतलब जो नॉर्मल चीज़ हम समझ गए कि एथलीट द्वारा वृत्तीय पथ पर, यहाँ पे वृत्तीय में ये त भी है, ठीक है, नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ने पर हमें, नियत परिमाण वाला वेग यानी कि उसकी चाल सेम है, एक समान चाल है, तो वेग में जो परिवर्तन होता है वो केवल गति की डायरेक्शन में चेंज करने से होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर वो है, तो अगर कोई वस्तु ऐसे जा रही है तो वो सीधा जाना चाहेगी, पर वृत्तीय पथ पर जाने के लिए उसने ऐसे, इस बिंदु पर ऐसे डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर उसे सीधा जाना चाहिए था पर उसने फिर इधर वृत्तीय पथ पर चेंज कर ली। यहाँ पे समझिए, उसे ऐसे जाना चाहिए था पर उसने ऐसे चेंज कर ली। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब इस पूरे पथ में गति की दिशा किस तरीके से बदल रही है। ठीक है, तो अब ये समझ आया कि इसको, अब ये, इसे एक समान वृत्तीय गति इसीलिए कहते हैं क्योंकि चाल एक समान है, गति की डायरेक्शन बदलने के कारण वेग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और वेग उत्पन्न होगा, वेग में परिवर्तन होगा ही होगा क्योंकि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही होगी, वो भी अभी हम समझेंगे एक उस क्रियाकलाप से। तो इसीलिए त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बस अभी आपको ये समझना है। तो त्वरित गति का ये एक उदाहरण हो गया। अगर मैं कहूँ कि ये आर त्रिज्या है, तो इस पे इसका वेग क्या होगा किसी भी वस्तु का या किसी एथलीट का, टी टाइम में, टी सेकेंड लगे उसको एक चक्कर पूरा करने में मान लेते हैं, तो उसका वेग कितना होगा? v इज इक्वल्स टू दूरी या विस्थापन कह लीजिए। तो विस्थापन, विस्थापन नहीं कहूँगी मैं अभी, एक चक्कर पूरा करने में दूरी कहती हूँ, क्योंकि विस्थापन तो इसी पॉइंट पे से यहाँ आ रहा है,
वापस करके तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वो फाइनल पोजीशन एक ही होगी। मैं दूरी कहूँगी तो 2πr इसकी परिधि हो जाती है r वृत्त की, और t उसे टाइम लगा। तो ये जनरल फॉर्म है जिसमें हमने उसका वेग लिखा है, ठीक है, कभी न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। तो इसीलिए अब एक समान वृत्तीय गति की वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चले, और एक समान चाल के बाद वेग परिवर्तन कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, ये पीछे की कहानी है, इसीलिए एक समान वृत्तीय गति इसको कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस क्रियाकलाप से आपको थोड़ा और चीज़ें समझ आएगी। इस क्रियाकलाप में ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति आपने धागा पकड़ा है, धागे के लास्ट एंड में, एक एंड पे उसने लगा दिया एक पत्थर को टाइटली बांध दिया, और एक हाथ से खुद को पकड़ा है, और फिर मतलब खुद से मतलब अपने हाथ से खुद को पकड़ने से मतलब है कि अपने हाथ से उस पत्थर के मतलब उस धागे के एक एंड को उसने पकड़ लिया, दूसरा एंड पे पत्थर बांधा, और फिर उसे ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर रखा है और ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है, ये ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है, ये तो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, मान लिया हम ऐसे घुमा रहे हैं। अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, मान लिया इसी पर्टिकुलर टाइम में जब पत्थर ऐसे घूम रहा था, तो यहाँ पे उसने पत्थर को छोड़ दिया। पत्थर कैसे छूटेगा, धागा छोड़ दिया। तो धागा छूटने के बाद जो पत्थर है वो किस तरफ गति करेगा, ये आपसे पूछा है इस क्रियाकलाप में। तो कैसे गति करेगा, देखिए जब आप ऐसे ऐसे घुमा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर टाइम में उसे ऐसे आना चाहिए था ना, मतलब ऐसे घूमना चाहिए था, या ऐसे अगर घुमा रहे हैं तो उसे ऐसे जाना चाहिए था, मतलब आना ऐसे चाहिए था, यहाँ पे छोड़ दिया तो वो ऐसे चला जाएगा, यानी कि वो ऐसे मूव करेगा। तो वो जाएगा कैसे कि उस पर्टिकुलर टाइम में, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी, उस बिंदु पर जो वस्तु रही होगी वो जिस डायरेक्शन में गति करना, मतलब उस पूरी वस्तु के साथ गति करना चाह रही थी, वो उसी गति की डायरेक्शन में चल जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर वो है तो उसे आना ऐसे चाहिए था, पर हमने तो इस पॉइंट पर छोड़ दिया। मतलब जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि वो ऐसा है, तो वो ऐसे करके जाना उसे आगे चाहिए था, लेकिन वो आ ऐसा गया क्योंकि वृत्तीय पथ पर गति करनी थी एथलीट को, तो ऐसे जाना उस तरफ चाहिए था। ये बात का क्वेश्चन है कि वो ऐसे क्यों आता है, जैसे ये पत्थर है, पत्थर को हम घुमा रहे हैं इसलिए आता है, ऐसे समझ लीजिए अभी। पर आप आगे आप पढ़ेंगे कि कोई फोर्स लगता है उस पर, उसको क्या कहते हैं, वो बात की बात है। अभी इतना समझिए कि वो ऐसे चला जाता। अब ये जो डायरेक्शन है इसे बोलते हैं स्पर्श रेखीय डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, देखिए वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति पे ये त्रिज्या जैसी है, और ये जो है हमारी स्पर्श रेखा है, इसलिए ऐसे। अगर मान लिया वो ऐसे वाला होता, वो ऐसे गति कर रहा होता, ठीक है, मतलब एक लंब बनाता वो त्रिज्या के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जिस भी पॉइंट पर वो गति की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल और है, ये आपने देखा होगा, कोई एथलीट एक चक्र, डिस्कस बोलते हैं, चक्का जैसे बोलते हैं, या गोला बोलते हैं, जो शॉटपुट बोलते हैं, उसको फेंकते हैं तो वो पहले घूमता है। आपने ओलंपिक में देखा होगा या किसी और चैंपियनशिप में कि वो पहले घूमते हैं, घूमने से वो अपने आप को एक वृत्तीय गति करवा रहे हैं, और फिर वृत्तीय गति की जिस डायरेक्शन में उसको फेंकना है वो फेंक दे रहे हैं, ताकि उसको उसी तरफ गति मिल जाए, ताकि वो दूर चला जाए, ठीक है। मतलब और चीज़ें, फैक्टर भी काम आते हैं वहाँ पे कि दूर कैसे जाएगा, लेकिन एक वृत्तीय गति उसको करवाई जा रही है, एक समान वृत्तीय गति, ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वो छोड़े वहाँ गति की डायरेक्शन में वो चक्का या जो गोला है वो मूव कर जाए, ठीक है। अब इसमें से, इस क्रियाकलाप में से मेन पॉइंट क्या निकले, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है, यानी कि जो डॉटेड वाला पार्ट है वो एक समान वेग, एक समान जो चाल है उस वाले पथ को दिखा रहा है। अब वृत्तीय पथ में वस्तु पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करती है, यानी कि जहाँ पे भी वो है वो स्पर्श रेखीय दिशा के साथ गति करती है। इसमें आपके पास जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वृत्तीय पथ में इससे हमें एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पे अगर वो स्पर्श रेखी, तो हर एक बिंदु पर तो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो हर एक बिंदु पर इसका मतलब जो वृत्तीय पथ में वस्तु की गति की डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है। वो तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जैसे था तो यहाँ पे अलग, फिर यहाँ पे था तो यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन, फिर ऐसी डायरेक्शन, मतलब उसे जाना उधर था लेकिन वो इधर हो गया, क्योंकि वो वृत्तीय पथ पर गति करवा रहे थे हम उसे, पत्थर मतलब धागे की सहायता से, ठीक है। और यहाँ से आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति होती है, ये जब गति कर रहे होते हैं तो वो उनकी गति एक समान वृत्तीय गति, एक समान चाल से वो गति, ऐसा नहीं कि जो चाल है वो अलग अलग, दोनों की चंद्रमा पृथ्वी की जो चाल है वो अलग अलग होगी, हर एक टाइम पे वो सेम ही रहती है, नहीं, एक समान वृत्तीय गति से ये करते हैं गति। पृथ्वी के चारों वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ उपग्रह है, वो भी ऐसे, जब हम लॉन्च करते हैं किसी सैटेलाइट को, जो कैसा सैटेलाइट होती है, जो हमारे द्वारा लॉन्च की गई होती है, जैसे चंद्रमा तो है प्राकृतिक उपग्रह, पर जो हमारे द्वारा लॉन्च किया गया होता है तो उसका एक
एक समान चाल हम दे देते हैं, जो हम हमारी चाल से वो मूव करेगा, मतलब जो हमारे द्वारा दी गई होगी। फिर वृत्तीय पथ पर नया चाल से चलता हुआ एक साइकिल सवार होता है, वो भी, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर एक समान वृत्तीय गति का मेन सार वही है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमने समझा कि वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चले, लेकिन गति की डायरेक्शन बदले, और गति की डायरेक्शन बदलने से वेग बदलता है, और फिर वो त्वरित होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि त्वरण से एक फोर्स भी वहाँ पे काम करता है, पर अभी अभी उस चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमने इस डायग्राम से ये चीज़ें समझी है कि कैसे अगर हम भुजाओं की संख्या बढ़ाएं अनिश्चित रूप से, तो वो एक बिंदु मिलता है, और वो आपको बहुत सारे, मतलब जो सारी भुजाएं होती है वो एक बिंदु 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 करके हमें एक वृत्तीय पथ मिलता है। और ये वृत्तीय पथ आपको यही बता रहा है कि इन सब में एक समान चाल थी। तो अगर हम उन सारी चालों को, मतलब ये बनाने का मतलब क्या है कि अगर एक समान चाल से वो चल रहा होता है, गति की डायरेक्शन तो बदलेगी तो वेग उत्पन्न होगा। तो ये वो गति है जो इस पे हो रही है, एक समान वृत्तीय पथ में हो रही है, जब उसकी चाल तो एक समान थी, लेकिन गति की डायरेक्शन बदलने के कारण वेग बदल रहा था। तो मतलब इस डायग्राम से हम ऐसे पहुंचे उस वृत्त तक, ये समझाने के लिए कि एक समान वृत्तीय गति वृत्त में ऐसे हो रही है, मतलब वहां पे चाल एक समान है, लेकिन गति की दिशा के कारण वेग बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेग कितना होगा ये मैंने आपको समझा दिया इस डायग्राम से, मतलब इस पूरे क्रियाकलाप से हमने समझा। तो इसका मेन पॉइंट ये था कि हर एक पॉइंट पर जो गति की डायरेक्शन है वो चेंज होगी, और पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ, मतलब जिस भी बिंदु पर अगर हम देखना चाहते हैं स्पर्श रेखीय दिशा में हो। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हमने जो कुछ भी इस अध्याय में सीखा है, इस चैप्टर में, उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, मतलब थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।